गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपिका सिंह एसएससी जीडी के लिए प्राचीन इतिहास विषय का दूसरा एपिसोड आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों के टीचर बहुत ही शिद्दत से पढ़ाते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए और बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलिए। तो आज हम दूसरे एपिसोड पे चलते हैं। प्राचीन इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। मैं आपको इस एपिसोड में इतिहास के जो आपके मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है उन प्रश्नों को भी हल कराऊंगी, लेकिन पहले हम प्राचीन इतिहास के प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उनको पहले आपको सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं और मेरा प्रयास यही है कि मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपको तैयारी कराऊं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है, ये जो पुरातात्विक विधा है इसका तात्पर्य जो हम जब इतिहास पढ़ते तो उसमें हमें जानकारी मिलती है कि इतिहास हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो इतिहास जो हमें चार स्रोतों से प्राप्त होता है, तो ये चौथा स्रोत आपका पुरातात्विक विधा था। तो वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। ठीक है, तो अभी आपका ये है क्वेश्चन नंबर जो है 1 का ए ऑप्शन, सिक्कों का अध्ययन, बी है शिलालेखों का अध्ययन, सी है महाकाव्यों का अध्ययन और डी है भूगोल का अध्ययन। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अभी आपने इन चारों को देखा, ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। तो आप पुरातात्विक विधा का अभिप्राय प्रश्न को पहले समझिए, पुरातात्विक विधा। ठीक है, फिर हम यहाँ आएंगे तो उससे क्या हमें सिक्कों का अध्ययन प्राप्त होता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। सी आएंगे महाकाव्य का अध्ययन, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरातत्व से तो महाकाव्य का अध्ययन नहीं हो सकता। भूगोल का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन शिलालेखों का अध्ययन, किसका? शिलालेखों। शिलालेखों मतलब तात्पर्य है पत्थरों पे, जो पत्थरों पे लिखा गया उसे ही हम शिलालेख कहते हैं, और पुरातत्व का भी जो तात्पर्य होता है वो शिलालेखों से ही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा, उसके बाद ही अपने आंसर को आपको टिक करना होगा। ठीक है, ठीक है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रायः ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन किससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अभिलेख दिया और शासक दिया है। ये अभिलेख जो लिखे गए और शासक मतलब जो उस समय के राजा हुआ करते थे। ठीक है, अब ये आपका चार ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है ए हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख था एक, और उसके जो शासक थे वो खारवेल। बी है देवपाड़ा अभिलेख यशोधवर्मन। ठीक है, ये उसके शासक थे यशोधवर्मन। सी पे हम आएंगे प्रयाग प्रशस्ति, कौन थे राजा? समुद्रगुप्त। ठीक है, डी पे आएंगे नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र शातकर्णी। अब हमें देखना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आपने ऑप्शन नंबर ए देखा, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, क्या ये सही होगा? दूसरा बी देवपाड़ा अभिलेख यशोधवर्मन, सी प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त और डी नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो उस समय के हिसाब से ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ए बी और ये आपका बी ऑप्शन सही जगह, देवपाड़ा अभिलेख यशोधवर्मन। कौन शासक था? यशोधवर्मन। और अभिलेख कौन सा था? देवपाड़ा। कौन सा? देवपाड़ा। ठीक है, अब ये 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। किसने निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? हमने लिपियों के बारे में पढ़ा होगा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो वहाँ यहाँ पे खरोष्टी लिपि, कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि के बारे में बात की गई है। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? सबसे पहले किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, जिससे खरोष्टी लिपि प्रचलन में आई थी? ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए, ए प्रियदर्शी, ठीक है, बी कॉलिन मैकेंजी, ठीक है,
सी अलेक्जेंडर, डी जेम्स प्रिंसेप। अब आप देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका प्रियदर्शी, बी कॉलिन मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर, डी जेम्स प्रिंसेप। तो आपका ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कौन सा हो जाएगा? डी। आंसर ना जो आपका होगा वो डी होगा, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम 4 की तरफ चलते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं और हमें देखना चाहिए इसको। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न आपका है, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, पहला आपका जो लाइन है ये पढ़िए आप। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरा, देवनागरी लिपि का विकास आरमाइक लिपि से हुआ है। ठीक है, अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमें ये बताना होगा कि जो ऊपर वाली 2 लाइन पढ़ी हमने, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरा, देवनागरी लिपि का विकास आरमाइक लिपि से हुआ। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, डी न तो 1 और ना ही 2। अब इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही पे टिक करना है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि देवनागरी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पहले में ही आई सही हो जाएगा। ठीक है, ये ए। कौन सा? ए। बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें ये आरमाइक में तो विकास हुआ ही नहीं है इसका। देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं ही लिखी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर अधिकतर पूछता है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सिक्के हमें प्राप्त हुए उस पर भी, जैसे जो भी हमें इतिहास में ना, मतलब हम जो भी मिलता है हमें खुदाई उत्खनन से जो भी मिलता है ना, उस पे अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ वही क्वेश्चन है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिए। एक्नोग्राफी, ठीक, बी एथनोग्राफी, सी एपिग्राफी, डी न्यूमेस्टिक्स। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना होगा। एक्नोग्राफिक, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक्नोग्राफी, एथनोग्राफी, एपिग्राफी, न्यूमेस्टिक्स। ठीक है, आपका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, न्यूमेस्टिक्स। ओके, आपका डी जो आंसर है यही सही होगा, न्यूमेस्टिक्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद है। अभी मैंने पीछे आपको जो एपिसोड कराया था उसमें ऋग्वेद पे मैंने बहुत सारे प्रश्न कराए थे, क्योंकि जो वेदों में सबसे प्रमुख है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद से परीक्षा में प्रायः प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो उस पर हमें जो भी प्रश्न है वो हमें छोड़ना नहीं है, उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि उस पर 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, ऋग्वेद है किसका संकलन? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का संकलन। मैंने आपको लेक्चर में बताया भी होगा, आप शायद आपने ध्यान दिया होगा कि ऋग्वेद किसका संकलन है। ठीक है, स्रोतों का है, कथाओं का है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का संकलन है। जो हमारे वेद थे ना, उन मतलब एक तो सामवेद था जो भारतीय संगीत का जनक माना गया, अथर्ववेद था उसमें जादू टोना मंत्र जाप इन सब विषयों पे वर्णन है उसमें, और यजुर्वेद में भारतीय जो हम ये चिकित्सा पद्धति है ना जो हम अपनाते हैं उसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में जो है किसका है? स्रोतों का संकलन है। किसका संकलन है? स्रोतों का। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अभी आपको ये जो प्रश्न कराए गए हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास के जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इनको एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर देखिए। चलिए फिर आगे भी कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। आइए बढ़ते हैं, आइए अब देखते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? मैंने आपको भी बताया था कि ऋग्वेद जो है वो सभी वेदों में सबसे महत्वपूर्ण है और प्रायः परीक्षा में इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमें ऋग्वेद के सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो पूछा है ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है?
जो पहला सूक्त है उसमें किस देवता का, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए अग्नि, बी इंद्र, सी मित्र, डी इनमें से कोई नहीं। ये 3 ऑप्शन है आपके, अग्नि, इंद्र, मित्र और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या होगा इसमें से, मित्र नहीं होगा, इंद्र नहीं होगा, आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा, अग्नि। क्या होगा, अग्नि मतलब आग, अग्नि देवता, ठीक है। अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, तो आपका अग्नि देवता इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रश्न संख्या 8। फिर देखिए, फिर से यहाँ पे ऋग्वेद पे प्रश्न है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? ऋग्वेद में जो नदियां हैं हमारी प्रमुख, उसमें किसी नदी का जो सबसे पवित्र माना गया, उस नदी का उसमें वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपका है ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, डी सिंधु। अब आपको इन चारों में से सही आंसर पे टिक करना है। ध्यान से देखिएगा। ए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो उसमें आपका ऑप्शन है ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, डी सिंधु। तो आपका क्या होगा, गंगा तो नहीं है, यमुना भी नहीं है और सिंधु भी नहीं है, तो आपका बचा सरस्वती। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, यही आपका हो गया ए ऑप्शन सही। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती थी, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको भी आप ध्यान से देखिए। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत जो हम आज कहते हैं ना, शास्त्रीय संगीत है, ठीक है, जो हमारा, तो हम इसमें पूछा गया है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे दिए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपने इन चारों वेदों को पढ़ा, इन चारों वेदों के बारे में जाना, तो आपने अगर पीछे पढ़ा है, एपिसोड देखा है, पढ़ा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऋग्वेद में तो स्रोतों का वर्णन हुआ है, अथर्ववेद में जादू टोना मंत्र जाप, और यजुर्वेद में जो है हमारा जो है भारतीय जो आपकी चिकित्सा पद्धति है, और बचा आपका सामवेद, क्योंकि सामवेद को ही संगीत का जनक माना गया, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक माना गया। तो यहाँ ये शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई, किससे? सामवेद से। किससे की गई? सामवेद से, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, वो क्योंकि हिस्ट्री में तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत ही सारे हैं, तो आपको मैं वही प्रश्न करा रही हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप प्रश्नों को ध्यान से देखिए। आप आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया? ठीक है, आप ईसा पूर्व और ईस्वी ये जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया? अब आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग, ठीक है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल विभाजन जो हुआ वो सूत्र युग तो नहीं था, रामायण युग भी नहीं था, महाभारत भी नहीं था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर ए क्या हो जाएगा? ब्राह्मण युग। कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मण युग, ठीक है। अब हम आते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। अब आप प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। प्राचीन काल में जैसे जीवन यापन के लिए प्रायः वहाँ पे गुरुकुलों में शिक्षा मतलब मुफ्त में, फ्री में दी जाती थी, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी था जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो है पढ़ाता था, वेद वेदांग पढ़ाता था, और उसके बदले में कुछ वो मतलब छात्राओं से कुछ लेता था। तो उसको क्या कहा गया? वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो आज के समय का अध्यापक है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन है आचार्य, ए आचार्य, ठीक है, जो हम आज भी बोलते हैं आचार्य, बी है आपका अधर्व, सी है आपका उपाध्याय, और डी है आपका पुरोहित। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सही आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो आचार्य ये नहीं था, ठीक है, अधर्व ये भी नहीं था, ठीक है, पुरोहित भी नहीं था, और उपाध्याय ये है आपका सही आंसर, सी, सही आंसर सी। कौन सा? उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था प्राचीन भारत में, क्या कहलाता था? उपाध्याय। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
प्रश्न संख्या 12 पे उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है, तो ध्यान से इसे देखिएगा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? जो उपनिषद जिन्हें हम पढ़े ना कि उपनिषद वेद वेदांग उपनिषद क्या होते हैं, तो इनका शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? ये ऑप्शन है पास बैठना, बी है सस्वर पाठन पठन, सी है ज्ञान, डी है प्रज्ञता यानी बुद्धिमता। अब आप बताइए कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होगा? तो सस्वर पाठन पढ़ना बिल्कुल नहीं होगा, प्रज्ञता यानी बुद्धि, बुद्धिमता ये भी नहीं होगी, ये भी, और ज्ञान भी नहीं होगा, तो पास बैठना क्या होता है? आंसर जो है आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, पास बैठना, पास बैठना। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पे ध्यान से देखिएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी परीक्षाओं में प्राय पूछा ही जाता है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो हमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी भगवत गीता से, सी मुंडकोपनिषद से, डी मत्स्य पुराण से। तो ऋग्वेद से तो बिल्कुल भी नहीं, भगवत गीता से भी नहीं, मत्स्य पुराण से भी नहीं, आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है सी मुंडकोपनिषद। किससे? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 12 बताया उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप अभी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है ना, तो पूरा हम कराएंगे तो उसमें बहुत समय, लेकिन जो अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, प्रश्न संख्या 13 पे ध्यान से इसे भी देखिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अक्सर हम पढ़ते हैं ना, ये श्लोक है एक, ठीक है, कथन है। अब ये लिया किससे गया है आपको ये भी देखना है। ऑप्शन आपका ए है उपनिषदों से, ठीक है, बी है महाकाव्यों से, सी है पुराणों से, और डी है खट दर्शन से। आपको बताना होगा सही आंसर जो होगा, महाकाव्यों से तो बिल्कुल भी नहीं लिया गया, पुराणों से भी नहीं, और खट दर्शन। इसका सही आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए उपनिषदों से। किससे? उपनिषदों से। ठीक है, अभी आपने ये क्वेश्चन नंबर 13 किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका ए संस्कृत, बी उर्दू, सी पाली, और डी हिंदी। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? उर्दू में तो बिल्कुल नहीं लिखी गई है, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं। ठीक है, भगवत गीता के श्लोकों को श्लोक जो प्रायः संस्कृत में ही लिखे जाते हैं। ठीक, तो पाली भी नहीं है और हिंदी भी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो गया ए संस्कृत, क्योंकि जो ये भगवत गीता का जो समय था, जो काल था, उसमें संस्कृत भाषा ही प्रचलन में थी, तो उस समय जो भी लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, प्रश्न संख्या 15। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा आप देखिएगा, रामायण, महाभारत, गीता और भागवत पुराण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है बताइए आप। 4 ऑप्शन है आपके, ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। तो आदि काव्य आपका क्या है? रामायण है। ठीक है, कौन सा है? रामायण। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 पे। जैन साहित्य को, आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे जैन साहित्य पे आते हैं। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? जो जैन साहित्य है उसको मूल रूप से हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? ठीक है, आगम, स्मृति, आपका ए ऑप्शन है आगम, बी है स्मृति, सी है सूत्र, डी है कपाली। बताइए आंसर जी। आपका आंसर क्या होगा? आपने पढ़ा जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? ए आगम, बी स्मृति, सी सूत्र और डी कपाली। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, आगम। ठीक है,
क्योंकि स्मृति नहीं होगा, सूत्र भी नहीं होगा और कपाल भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। जैन भिक्षुओं को आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में प्राप्त होता है? जो जैन भिक्षु थे उनके कुछ नियम थे, उनका एक साहित्य में उल्लेख किया गया है, उसी साहित्य का नाम यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका है ए ऑप्शन अंग, बी है आपका आचारांग सूत्र, सी है आपका न्याय धमकहा और डी है आपका टीका। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा बताइए? वो आपका होगा बी, आचारांग सूत्र। कौन सा होगा? बी। क्या नाम है इसका? आचारांग सूत्र। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही मैंने आपको कराया है, उसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी है आपका अभिधम पिटक और डी है आपका बुद्ध पिटक। तो आपने अभी ऑप्शंस देखे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, बुद्ध पिटक। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख रहा है बुद्ध पिटक, ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध पिटक। क्वेश्चन नंबर 19, किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? जो अशोक थे, सम्राट अशोक, वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने बहुत अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसका बहुत प्रचार प्रसार किया था। तो यही वहाँ ये प्रश्न यहाँ पे बनता है कि किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? तो आपका क्वेश्चन है ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, महाभाष्य। कितने ऑप्शन आपके? ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक और सी अभिधम पिटक, डी है आपका महाभाष्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपने देखा कि 19, किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और महाभाष्य। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अभिधम पिटक। ठीक है, क्या होगा सही ऑप्शन? सी, अभिधम पिटक। ठीक है, देखा आपने भी। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, प्रश्न संख्या 20 पे। प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? ठीक है, राजतरंगिणी, मनुस्मृति, इंडिका, अर्थशास्त्र। तो अभी आप देख सकते हैं मनुस्मृति है जो वो है वो नहीं है। ठीक है, अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की पुस्तक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इंडिका ये भी नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है, कौन सा जाएगा? ए, प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक किसे माना गया? कल्हड़ की राजतरंगिणी को। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित है राजतरंगिणी। ठीक है, प्रश्न तो आपके 20 प्रश्न पूरे हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं और बाकी के मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को IIT ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।